नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो बेहद महत्वपूर्ण है यूपी की सियासत के लिए। जब हम यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल बीजेपी की बात क्यों नहीं होनी चाहिए, और जब बीजेपी की बात कर रहे हैं तो आरएसएस की बात यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात भी होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज लंबी बैठक की बीजेपी के लीडरशिप के साथ, और उस पूरी लीडरशिप की बैठक में बहुत सारे नेता बीजेपी के, यानी उसमें दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, धर्मपाल सिंह, इसके अलावा जो संघ के अलग अलग तरीके के नेता हैं, वो चाहे पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार हों, पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक महेंद्र कुमार हों, ऐसे 6 प्रांतों के, इसके अलावा जो प्रांत प्रचारक हैं वो भी सभी इस बैठक में मौजूद रहे। और ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इस बैठक में अरुण कुमार जो केंद्रीय नेतृत्व है आरएसएस का, उससे वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उनके साथ ही पूरी चर्चा बैठक हुई। लबो-लुआब निकाला गया कि किस तरीके से आगे चलना है उत्तर प्रदेश में। खास तौर पर अभी आने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनाव में किस तरीके से बीजेपी के साथ चला जाए। चूंकि बीजेपी की वर्तमान सरकार का कार्यकाल 4 साल पूरा हो चुका है, 5वां साल शुरू हो चुका है, और इसी साल के पूरा होते होते उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन 2027 में हो जाएगा। यानी जिस कालखंड में हम आज खड़े हैं, अगली बार इस कालखंड तक एक नई सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी होगी, ये बहुत साफ है। अब ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतनी लंबी समन्वय बैठक क्यों करनी पड़ी? कई सारे मुद्दे। उन मुद्दों को अगर आप समझें तो विस्तार से समझना जरूरी है कि कार्यकर्ताओं के समायोजन की क्या स्थिति है, विधायकों की, मंत्रियों के परसेप्शन की क्या स्थिति है, सांसदों के कामकाज की क्या स्थिति है, और क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2017 दोहरा पाएगी, या फिर इन तमाम चुनौतियों में और खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर, इस तरह की लहर का कैसे काउंटर कर पाएगी। विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगा उसको किस तरीके से काउंटर कर पाएगी। ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, बीजेपी के लीडरशिप के सामने इस वक्त है। आरएसएस क्या करता है, उसमें बीजेपी की मदद करता है। आरएसएस की भूमिका क्या होती है? एक एक तरीके से कैटलिस्ट है। वो आपको जोश का संचार करेगा, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करेगा, बूथ लेवल से लेकर के और बड़े लेवल तक एक प्रबंधन का पूरा नेटवर्क है और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है संघ का। तो बीजेपी को लगता है कि ये प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, चूंकि किसी भी स्थिति में विचारधारा और संगठन से समझौता नहीं करता, और उसके पास, चूंकि अभी आपने सुना हरियाणा में जो अखिल भारतीय परिषद की बैठक हुई थी, प्रतिनिधि सभा की आरएसएस की, उसमें ये कहा गया कि भाई हम बहुत सारे दलों से संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क करते भी हैं अपनी विचारधारा को लेकर के, लेकिन हमारे स्वयंसेवक को बीजेपी के अलावा कोई अपने साथ नहीं जोड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी की जो विचारधारा, जिसके साथ बीजेपी की विचारधारा के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ता है, उस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये भी बहुत जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, संघ का जो एजेंडा था, वो चाहे धारा 370 को लेकर के हो, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आप छोड़ दें तो इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी की वर्तमान सरकार ने काम किया है। तो एक तरीके से बीजेपी की सरकार आरएसएस के उन मूलभूत प्रमुख राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है। अब जाहिर सी बात है कि जब बैठक होगी, सांसद, विधायक, मंत्रियों के कामकाज की बात होगी, उनकी समीक्षा होगी। कुछ मूल बातें जो इस बैठक में कही गई वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें, और ये बैठक करीब आज 3 बजे से चली है, करीब 7 साढ़े 7 बजे तक ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चली। और उस पूरे बैठक में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख चेहरे थे, वो तो थे ही थे, साथ ही साथ वो चेहरे भी प्रमुख तौर पर शामिल थे जो चेहरे सरकार के अलावा संघ के प्रमुख चेहरे उत्तर प्रदेश में, जैसे महेंद्र कुमार पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक और अनिल कुमार पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, और इसके अलावा सभी के सभी जो आपके प्रांत प्रचारक थे। संभाग प्रचारक बने हैं अभी, लेकिन अभी वो आगे यानी 2027 में उसका एग्जीक्यूशन होगा। उससे पहले सितंबर में जो कार्यक्रम होना है, जो बैठक होनी है, उस बैठक में
विचार को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर कई सारे प्रांत प्रचारक आपको संभाग प्रचारक आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े। अब कल इसके अलावा बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक, और उस कोर कमेटी की बैठक में अरुण कुमार जो आरएसएस के सह कार्यवाह हैं वो भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरे और पार्टी के जो खासतौर पर बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, ये नेता भी उस बैठक में मौजूद रहे। अब आज जो बैठक हुई उसमें एक जो मुद्दे आए हैं उसके आधार पर अब उस बैठक में यानी कोर ग्रुप की मीटिंग में एक रोड मैप तैयार होगा, एक खाका तैयार किया जाएगा, एक रणनीति बनेगी कि कैसे आगे जाना है। आज मुद्दे आ गए, संघ की तरफ से आ गए, बीजेपी की तरफ से आ गए, इन मुद्दों के साथ कैसे आगे जाना, इन मुद्दों को किस तरीके से एड्रेस करना, यानी अगर कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता का समायोजन होना है तो कार्यकर्ता को कैसे समायोजित किया जाना है, निगमों आयोगों में समायोजन करने की बात आज सरकार की तरफ से कही, पर वो संख्या कितनी है, किस तरह के लोगों को जो है समायोजित किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आगामी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है या बीजेपी की नई टीम जो उत्तर प्रदेश में बननी है संगठन की, इन तमाम विषयों को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रमुख तौर पर बात हुई। आपने देखा कि उत्तराखंड में बहुत ही मतलब ऐसे कहते हैं कि पाव फटते एक तरीके से आज सुबह जानकारी मिली कि वहां पर 5 मंत्रियों की शपथ हो गई। कल देर रात मैसेज गया, आज सुबह शपथ ग्रहण हो गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से चाहे वो संगठन की टीम हो उसको किस तरीके से तैयार किया जाए, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसको किस तरीके से किया जाए, और फिर किस तरीके से कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाए, इसकी एक रणनीति जो है वो व्यापक तौर पर रख लेना चाहती है बीजेपी। और इसलिए कल कोर ग्रुप की मीटिंग अंतिम वो कड़ी होगी जहां से फिर सारी बातें एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगी। अब जो सबसे बड़ी चीज, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें आरएसएस की तरफ से कही गई हैं, वो महत्वपूर्ण चीजें क्या है? उन महत्वपूर्ण चीजों में ये कहा गया है कि मंत्री और विधायक अपनी कार्यशैली को सुधार। अब कार्यशैली क्या होगी? कार्यशैली में होगी कि भाई वर्कर्स के काम करें, जनता की मदद करें, ज्यादा दिखावे में ना रहें बल्कि जनता से जुड़ करके रहें, जो नाराज है उनको मनाया जाए, जो रूठ गए हैं उनकी घर वापसी की जाए, कहीं दूसरे दल में भी कोई ऐसा व्यक्ति चला गया है जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो उसको भी जोड़ा जाए, कहीं निलंबित हो गया, नाराज है, किसी कारण से चुनाव लड़ गया, बागी हो गया, किसी और का समर्थन कर दिया, ऐसा भी कोई अगर योग्य आदमी है तो उसको पार्टी में वापस लाया जाए, उसकी मदद की जाए। इस तरह की बातें जो है वो जरूरी है। अब ये आरोप लगाया गया, संघ की तरफ से भी जो बैठक हुई, आपको याद होगा बीते दिनों संघ की साथ समन्वय बैठक गाजियाबाद में और कानपुर में भी हुई थी, और उसमें भी मुख्यमंत्री योगी गए थे। कानपुर की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए थे। अब ये कहा गया कि संगठन से जुड़े काम नहीं हो रहा, ये बात बहुत साफ तौर पर कही। और ये बातें कहां से आई? संघ के अवध, काशी, ब्रज, कानपुर, गोरक्ष और पश्चिम प्रांत के पदाधिकारियों ने बात रखी, और भी जगहों से, चूंकि फीडबैक पहले भी आता रहा, एक कॉमन फीडबैक। जब गाजियाबाद भी मुख्यमंत्री गए थे तब भी बहुत सारे संघ के पदाधिकारियों ने उनसे ये बात कही थी, और जब कानपुर गए थे वहां पर भी इस तरह की बात सामने आई थी। सरसंघचालक मोहन भागवत ने अभी हाल में ही गोरखपुर क्षेत्र में, लखनऊ में और भी कई जगहों पर संघ की अलग अलग बैठकों की, वरन दूसरे समयों की अपेक्षा कई बार उनका दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। योगी जी भी बहुत सारे समन्वय बैठकों में गए, खासतौर पर प्रांतीय समन्वय बैठक, जो जैसे मैंने आपको कहा कि पश्चिम क्षेत्र की हुई, पश्चिम पक्ष की हुई, प्रांतीय पक्ष की गाजियाबाद में हुई, फिर कानपुर के अंदर बैठक, उन बैठकों में शामिल रहे। और ये परसेप्शन उस मीटिंग से आया कि कुछ विधायक और मंत्री अनुसांगिक संगठनों से तालमेल नहीं कर रहे, उनके पदाधिकारियों को, उनके कार्यकर्ताओं को वेटेज नहीं दे, जिससे संगठन से जुड़ा काम नहीं हो पा रहा है। वो चाहे स्थानीय मदद हो, स्थानीय संगठनात्मक कार्य हो, स्थानीय कोई सामाजिक कार्य हो, उन कार्यों को करने में दिक्कत हो रही है। और उसमें खास तौर पर शिकायत की गई उन मंत्रियों की जो बीजेपी के से बाहर से आए हैं, जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, शायद वो आरएसएस और बीजेपी के संबंधों की कार्यशैली को नहीं समझ पा रहे। ये शिकायत भी संगठन की तरफ से सामने आई, और इसलिए कहा गया कि संगठन से जुड़े हुए काम नहीं हो पा रहे। ये भी कहा गया कि बहुत सारे विधायकों की बयानबाजी की वजह से भी माहौल गड़बड़ हो रहा है। अब विधायकों की बयानबाजी क्या गड़बड़ होगी? भाई सड़क नहीं बन रही, पुल नहीं बन रहा, नल नहीं काम कर रहा, या किसी कार्यकर्ता से उनकी नाराजगी हो सकती है, किसी विरोधी कार्यकर्ता से उनकी नाराजगी हो सकती है। ये भी कहा गया कि जनता में इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे ये लगे कि सरकार में, संगठन में या
जो वैचारिक पक्ष है, वैचारिक संगठन है, आरएसएस में कोई मतभेद है, ये लगना चाहिए कि सभी के सभी एक ही टेबल पर मौजूद हैं, अंततः सब विचारधारा के लिए काम कर। बैठक में संघ, सरकार और बीजेपी की एकजुटता दिखाने की बात, यानी मुद्दों पर एक राय होनी चाहिए, आम सहमति से मुद्दे और उन पर स्टैंड जो है वो तय किया जाना चाहिए। और धर्मांतरण, मतलब अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद और नेपाल से सटे हुए, भारत नेपाल की लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, इन जिलों पर जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसको लेकर के, और लैंड जिहाद भी एक मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के भी स्पेसिफिक काम करने की जरूरत जो है वो महसूस की गई, और ये कहा गया कि इन विषयों पर जरूर गौर करके काम जो है वो किया जाए। इसलिए इस बैठक में इस बात को लेकर के काफी महत्व हुआ। एक जो बात जो प्रतिनिधि सभा के अंदर भी आई थी हरियाणा में, वो ये कहा गया था कि वे जातीय पहचान को पीछे रखा जाए, जाति पहचान को न सामने रखा जाए, बल्कि क्या किया जाए, बल्कि राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाए। जाति विश्लेषण से भी बचने की बात आरएसएस कह रहा है। कुछ हद तक तो मीडिया को भी प्रतिनिधि सभा की बैठक में जिम्मेदार बताया गया इसके लिए, लेकिन अब ये दुर्भाग्य है, संघ के खुद पदाधिकारी, संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी जाति पहचान जानबूझकर सामने रखते हैं, वो जानबूझ करके इसको इलेबरेट करते हैं, उसको सिस्टम में सेट करने की कोशिश करते हैं, अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जाति द्वेष रख करके लोगों को पीछे रखते हैं। ये चीजें बहुत कॉमनली देखी गई, और इसका नतीजा संघ को भी भुगतना पड़ता है, बीजेपी को तो भुगतना ही पड़ता है। पर बीजेपी को ये सुझाव आरएसएस दे रहा है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर जाति की जगह राष्ट्रवाद को अगर मुद्दा बनाया जाए तो सभी जातियों के सभी समूहों के वोट भी मिल पाएंगे और तनाव भी नहीं रहेगा। साथ ही कहा गया कि सरकार के मंत्री और विधायक जाति के मुद्दे पर न बोलें, बल्कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बोलें। अब भाई सवाल ये है कि अगर आप सिलेक्शन करेंगे जाति के आधार पर और उनसे कहेंगे राष्ट्रवाद के आधार पर बोलो, तो ये तो तालमेल आप ही बिगाड़। आप सिलेक्शन राष्ट्रवाद के आधार पर करिए, बात राष्ट्रवाद की होगी, लेकिन सिलेक्शन अगर आप जातवाद पर करेंगे और चाहेंगे कि राष्ट्रवाद आए, ये कैसे होगा? ये तो संघ को विचार करना चाहिए। खैर, सरकार की ओर से बताया गया कि निगम, आयोग, बोर्ड में कार्यकर्ताओं के समायोजन का सिलसिला जारी है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि सूची जो मिली थी हमको, उसके आधार पर, मतलब संगठन से जो सूची आई थी, पार्षदों को मनोनीत करने का सिलसिला हुआ। शेष निगम, बोर्ड, आयोगों में भी बहुत जल्दी नियुक्ति की जा रही है। और सवाल ये कि कितनी लंबी रहेगी ये नियुक्ति। मान लीजिए कि आपकी सरकार ना है, ये नियुक्ति 6 महीना, साल भर, सवा साल, उसके बाद कोई नई सरकार बन जाएगी, वो इनको हटा देगी। तो ये काम तो और पहले भी हो सकता था, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले भी किया जा सकता था। पर जानबूझ करके, मतलब अगर आपको किसी को रेवड़ी भी देनी है तो आप अपनी सत्ता के आखिरी हिस्से में जाकर के उनको रेवड़ी दे रहे हैं, उनका समायोजन करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये काफी देर से लिया हुआ फैसला, लेकिन चूंकि इस विमर्श में सामने आया तो हमको आपके सामने रखना है। पंचायत चुनाव पर बहुत साफ है कि सरकार ने कहा है कि वो कोर्ट में जाकर के अपना जवाब देगी, और अगले कैबिनेट बैठक में जो सोमवार को हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी आयोग है उसके गठन की बात कही जाएगी, जिस ओबीसी आयोग के गठन के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया सकता हो, क्योंकि वो ओबीसी आयोग पिछड़ों की जनसंख्या के हिसाब से सीटों का एलोकेशन करेगा, और जब एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा, और उस आरक्षण के आधार पर फिर पंचायत की सीटों का आरक्षण तय होगा और फिर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। ये प्रक्रिया है, और इस पूरे मामले में मामला कोर्ट में भी गया। यूजीसी को लेकर के भी बात हुई कि कहा गया कि यूजीसी को लेकर के लोगों में बड़ी नाराजगी, और संघ और बीजेपी से लोग खासे नाराज हैं, उनके अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी नाराज हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर के अगड़े वर्ग की नाराजगी पर मंथन हुआ, विचार हुआ कि भाई उनको कैसे समझाया बुझाया जाए। तय किया गया कि संघ के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और उनको बताएंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, समस्या का ऐसे कोई हल निकले जिससे किसी भी वर्ग को कोई नुकसान न हो। इस बात की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि इस बात से बचा जा सकता है कि कोई विवाद जो है वो यहाँ पर ना आए, और उस विवाद में किसी भी तरीके से संघ जो है उसकी छवि को कोई नुकसान न पहुंचे। ये कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन कोशिशों के बीच में कल फिर कोर कमेटी की बैठक होगी, और उस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार और तमाम जो बीजेपी कोर ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इसके अलावा संगठन महामंत्री, ये सभी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में एक खाका जो तय हुआ, जो बिंदु आ जाए, जो शिकायतें आ जाए समन्वय बैठक में, इन बिंदुओं को रणनीति के तौर पर अमली जामा पहनाए जाने की बात कही गई है। कितनी कामयाब होगी, बीजेपी इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, आरएसएस को कैसे बीजेपी का साथ मिलेगा, बीजेपी को कैसे आरएसएस का साथ मिलेगा, इन तमाम चीजों के लिए आने वाले दिनों में होने वाला मंथन वो तय करेगा कि संघ और बीजेपी की 2027 को लेकर के दरअसल उत्तर प्रदेश में पुख्ता रणनीति क्या है, कमान कैसे किसके किस रूप में हाथ में है, मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन विधायक रहेगा, कौन संगठन में जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा, कौन दिल्ली के संगठन में जाएगा, इन तमाम चीजों पर बीजेपी के अंदर विचार विमर्श का दौर चल रहा है। संघ के साथ बीजेपी की बैठक एक उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। निर्णय अभी आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।